Now, just see the third point, penetration effect of the electron. What is penetration effect? अगर मान लो कि वैलेंस सेल में आपके सारे ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल्स sp-d-f, तो कौन सबसे ज्यादा, अगर sp-d-f की हम बात करें, चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन योर नोटबुक sp-d-f. आप अगर हम बताएं, आपसे पूछें sp-d-f में सबसे नजदीक कौन है, सेम प्रिंसिपल शेल में ये 4 सबशेल है, तो ये चारों सबशेल में कौन सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के? एनीबडी? तो ये इसमें से सबसे नजदीक जो सबशेल है, आवाज बंद हो गया, तो ये s ऑर्बिटल जो है वो सबसे न्यूक्लियस के नजदीक है। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस अगर हम sp-d-f की बात करें तो सबसे ज्यादा s पर होगा, यानी कि अगर आपको s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू p, देन d, देन f. So write down s is greater than p is greater than d is greater than f. ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, s is greater than p is greater than d is greater than f. इसका मतलब है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन s और p में से निकालना है तो s में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू p. नाउ द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इट इज द सेम. मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर बीच में पर्दा है तो न्यूक्लियस का इम्पैक्ट वैलेंस सेल पर कम होगा, और बीच में अगर पर्दा नहीं है, पर्दा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अगर वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कम होगा. तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है. जनरली शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पर बढ़ता है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल. तो वहां पे क्या हो जाएगी कि शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर हो गया, जो डी और एफ ऑर्बिटल की वजह से होता है, शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, राइट डाउन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स. ये आप जरूर नोट कर लीजिए. ज्यादातर पुअर शील्डिंग इफेक्ट डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. तो जहां पर डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है वहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा, जैसे आपका ट्रांजिशन मेटल के केस में. Now the fifth point is stable configuration. This point is also very very important. Note कर लो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ज्यादातर एक्सेप्शंस आपको मिलता है. जैसे आप अगर ग्रुप 2 में जाते हैं, ठीक है, ग्रुप 2 में अगर आप जा रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? कोई भी मुझे ग्रुप 2 के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है? पीरियोडिक टेबल में NS2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. अगर किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, या फिर NP3 है, या फिर NP6 है, या फिर D5 और D10 है, F7 या F14 है, नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू. P3, P6, D5, D10, F14, F7 एंड S2, ये सारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट डाउन, P3, P6, D5, D10, 7, F7, F14 and S2. These are stable configuration. और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी. So mostly these are the 5 factors that influence the ionization enthalpy. Clear है? Now the next point. अब हम आपको वेरिएशन बताते हैं. How ionization enthalpy varies in group and varies in a period. How ionization enthalpy varies in group and in period.
एनीबडी? मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का यहाँ पर डायग्राम आपको दे दिया है, और एस एंड पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी यहाँ मेंशन है। आप आराम से इसको याद नहीं करना है, बट आप आराम से इसको देख करके कंपेयर कर सकते हो कि किसकी ज्यादा या किसकी कम होगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी का है, तो दैट इज हीलियम। दैट इज हीलियम। The highest ionization enthalpy is helium. Now, अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, बात करें तो how ionization enthalpy varies? राजीव, ये कोई स्टूडेंट अभी जो है, मेरे ख्याल से कोई नया स्टूडेंट ही जो ज्वाइन किया बदमाशी कर रहा है। फाइंड आउट करो कि ये कौन बच्चा है जो बदमाशी कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। नाउ, क्योंकि इससे पहले मेरा क्लास डिस्टर्ब नहीं होता था। नाउ, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, टॉप टू बॉटम, just to see the value, there is an increase, a gradual increase, a decrease in ionization enthalpy. अगर आप लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की ओर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज़ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। उसी तरह से ग्रुप 2 में भी आप आ जाओ तो एटॉमिक साइज चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, बट अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है? इन जनरल वी कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। कौन बताएगा? इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो इंक्रीजिंग। नाउ यू जस्ट सी, यहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगा ग्रुप 2 में, देन आपको फिर मिलेगा ग्रुप 15 में, फिर आपको वेरिएशन मिलेगा यहाँ ये 2 जगहों पर। वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएशन। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 के एलिमेंट्स, ग्रुप 13 का एलिमेंट्स का साइज छोटा है, जैसे बोरॉन का साइज छोटा है, बट फिर भी बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। सो चिल्ड्रन, व्हाट यू विल डू, आप बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और फिर बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और खुद समझ जाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में ये डिफरेंस है कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगरेशन 1, दोनों का लिखो, बेरिलियम एंड बोरॉन का। बेरिलियम एंड बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2s2 है, और बोरॉन का 2s2 2p1। बोरॉन का क्या है? 2p1। तो आप देखो बेरिलियम में आपको, हाँ, बेरिलियम में कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और बोरॉन में कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई बेरिलियम, एक्सेप्शन यहाँ आता है, व्हाई बेरिलियम्स एंथैल्पी इज ग्रेटर देन बोरॉन। सेम इज द ट्रेंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी यही ट्रेंड है। मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। तो ये जो ट्रेंड आपको मिल रहा है, कैल्शियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम से ज्यादा है। तो ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड तक ये आपको वेरिएशंस जनरली हम लोगों को मिलता है। तो ये वेरिएशंस जो मिल रहे हैं आपको, ये इसका रीजन क्या है? बिकॉज ग्रुप 2 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है एज कंपेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। मोर ओवर पेनिट्रेशन पावर भी है। यहाँ पर आप s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाले और यहाँ पे p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाले, ये भी एक रीजन हो सकता है, बट दिस इज द सेकेंडरी रीजन। द प्राइमरी रीजन इज स्टेबल
कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? नाउ बोरॉन के बाद अगर हम कार्बन में जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो रही है एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रहा है। कार्बन से अगर हम नाइट्रोजन में जाते हैं देन ऑल्सो द साइज इज डिक्रीजिंग एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग। बट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे आप जा रहे हो तो आप देखो साइज तो कम हो रहा है बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो गया। यस और नो? कैन यू ऑब्जर्व? सबको Yes, दिखाई ma'am. दे रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. उसका एटॉमिक साइज छोटा है मैम। हाँ, नहीं, ऑक्सीजन का छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी। नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, बट नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। फिर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ऑल ऑफ यू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मैंने लिखना सिखाया है आपको। 2p3 and 2p4 इसका 2p3 होगा, इसका नाइट्रोजन का नाइट्रोजन 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का 2p4। आप बताइए 2p3 स्टेबल Stable कॉन्फ़िगरेशन है या 2p4? मैम 2p3 2p3 ऑक्सीड। तो ग्रुप 15 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है p3 का, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। एम आई क्लियर नाउ? तो ये दो बड़े एक्सेप्शंस हैं, ऐसे तो जनरल ट्रेंड है मगर ये दो बड़े एक्सेप्शंस हैं ग्रुप 2 एंड 13 के बीच में और ग्रुप 15 और 16 के बीच में। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है? फिर एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, आप इंडियम ऊपर से नीचे जाने पर तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए। बोरॉन की, बोरॉन से आप देखिए, फिर एल्यूमिनियम की कम हो गई बट फिर गैलियम की थोड़ी सी बढ़ गई। आप देख रहे हो गैलियम की थोड़ी सी क्यों बढ़ गई? एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए ना, कल मैंने बताया था। एनीबॉडी रिमेंबर्स? किसी को याद है? कल मैंने बताया था रीजन। गैलियम का एटॉमिक नहीं, गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से कम होता है। जनरली ऊपर से नीचे जाने पे साइज बड़ा होता है, बट यहाँ एक्सेप्शन है। गैलियम का साइज स्लाइटली, या तो आप इक्वल कह सकते हो या स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना? 3d10 गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3d10 आता है इसमें। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से इसका साइज भी छोटा होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। प्लीज नोट इट डाउन, गैलियम, ऑल ऑफ यू। गैलियम का एक्सेप्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट produced by d electrons. Poor shielding effect produced by d electrons. Have you written? आप साथ साथ लिखती जाइए क्योंकि स्क्रीन पे बहुत कुछ लिखा हुआ देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आप नोट भी करते जाइए। अब आप इसके नीचे आइए, इंडियम एंड देन थेलियम। इंडियम एंड देन थेलियम। नेचुरली इंडियम से थेलियम का साइज क्या है? बड़ा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटा होना चाहिए। आप देख रहे हो किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इंडियम का या थेलियम का? किसका ज्यादा है? थेलियम का मैम। थेलियम का ज्यादा है। थेलियम का, वेरी गुड। मगर थेलियम का क्या होना चाहिए था? साइज बड़ा है तो थेलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए। हाँ, ये एक्सेप्शन है और इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने मुझे दे दिया। इसका इंडियम और थेलियम के बीच और टिन और लेड के बीच, नहीं अभी किसी ने आंसर दिया था मुझे, किसी को याद है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। तो ये नोट कर लो कि जो एक्सेप्शन रूल इंडियम और थेलियम के बीच है, इट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और टिन और लेड के बीच है, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एक बार नोट कर लो, because of stable configuration 15 और 16 के बीच है, that is also because of stable configuration, और इंडियम और थेलियम के बीच है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। टिन और लेड के बीच है ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच जो रीजन आ रहा है बिकॉज इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टी और गैलियम। मेरे ख्याल से ये बात अब क्लियर है सबको। मैं आगे बढ़ूं? यस मैम।
नाउ जस्ट यहाँ पे एक ट्रेंड है, ये आप स्क्रीनशॉट्स का आप चाहे तो आप खुद भी नोट कर सकते हो, और जो में भी आता है मैं भेज भी दूंगी। कुछ रेगुलर ट्रेंड और इरेगुलर ट्रेंड्स की बातें मैंने की है। ग्रुप 2 के पीरियड 2 के एलिमेंट्स मैंने लिया है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन। तो यहाँ वेरिएशन कहाँ कहाँ है वो मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ लिखा हुआ है। बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होता है, मार्क किया हुआ है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से पीरियड 3 में मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज्यादा होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से पीरियड 4 में कैल्शियम का गैलियम से ज्यादा होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे आर्सेनिकस सिलीनियम से ज्यादा होता है, दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपके कुछ ट्रेंड्स हैं इरेगुलर ट्रेंड पीरियड में। और यहाँ पे जो आप पीरियड 5 और 6 की बात करते हैं, यहाँ पे आपका रेगुलर, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए, यहाँ बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ना, रुबिडियम से लेके जिनॉन तक और सीजियम से लेके ब्रॉन्ज, कोई वेरिएशन नहीं। Now the next is application of ionization enthalpy. Ionization enthalpy को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? Ionization enthalpy के वैल्यू को जानते हुए हम बता सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, Ionization enthalpy is inversely proportional to metallic character. कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे, एनीबडी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, होगा ना? यस और नो? यस मैम। हाँ, एक्सप्लेन करो। व्हाट्स योर नेम? मैम प्रियांशु। मैम आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही होता है कि हम लोग कितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं किसी उसके वैलेंस शेल से। अगर मैम कोई भी एलिमेंट अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब उसके पास मेटेलिक कैरेक्टर है। वेरी गुड। अगर वो अगर इजीली, यस वेरी गुड, थैंक यू प्रियांशु ना। थैंक यू मैम। अब सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट्स हैलोजन और इनर्ट गैसेस। नेचुरली अगर किसी का हैलोजन की अगर हम बात करें ग्रुप 17 की और इनर्ट गैसेस की बात करें ग्रुप 18 की, तो वी ऑल अंडरस्टैंड कि इनका सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन वैल्यू होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, जो प्रियांशु ने भी एक्सप्लेन किया। कोई और एक्सप्लेन कर सकता है? आयोनाइजेशन एनर्जी रिएक्टिविटी पर कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनीबॉडी इन द क्लास? किसी का? यस मैम। हेलो मैम किसी की हाँ, जैसे कि सोडियम का Na+ होता है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। कम होगा तो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। नेचुरली कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है? कोई भी एलिमेंट इसलिए रिएक्ट करता है कि बॉन्डिंग इसलिए बनाता है कि वो अपना वैलेंस शेल को ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में वो रहता है ना? यानी कि किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी के साथ शेयर करेगा। तो रिएक्शन इसी की वजह से होता है, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो गेन करके। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी